हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की जो कि कक्षा 6वीं के लिए प्रदान की गई है, आज हम इसका अध्याय 6 देखेंगे कि अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, प्रश्नों के उत्तर जानना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसमें सबसे पहले देखिए, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, इसको आप पढ़ करके और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सजीवों के बारे में सही कथन है। तो आप इन सभी जो कथन दिए हैं, 4 कथन, इन सबको रीड करेंगे और उसमें से देखिए नंबर 1 कि सभी सजीवों में वृद्धि होती है, जो बिल्कुल सही है। सभी सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4th नंबर पे दिया है कि सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं, तो ये भी सही है। तो देखिए नंबर 1 और नंबर 4 सही है, इसलिए इसमें से विकल्प नंबर ए, जिसमें 1 व 4 दिया हुआ है, हम इसको सही उत्तर लगा देंगे। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 2, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊंटों के पैर लंबे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट के पैर लंबे होने से जो बॉडी है पूरी, वो रेत की गर्मी से दूर रहती है। चलिए अगला विकल्प है कि पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर आपको जो पौधों की ये विशेषताएं दी गई हैं उनको पढ़ना है और फिर बताना है कि उपरोक्त लक्षणों में से कौन सा संयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। तो देखिए नंबर 3 और नंबर 4 कि वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मरुस्थलीय पौधों की हैं, इसलिए डी नंबर का विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो देखिए पौधों में श्वसन के लिए सही है नंबर 3, श्वसन दिन एवं रात दोनों समय होता है। देखिए जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, वो जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं पूरे दिन के समय। श्वसन क्रिया है जो अधिकांश ज्यादा श्वसन क्रिया रात्रि के समय होती है, लेकिन दिन में भी होती है, बस रात्रि की अपेक्षा दिन में कम होती है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है पौधों में। अगला प्रश्न है कि प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो देखिए इसमें प्रजनन के आधार पर हमें चुनना है, तो प्रजनन के आधार पर हम बताएंगे कि डी नंबर, विकल्प नंबर डी है वो विषम है। ये 3 समान है, आलू की कलिका, गुलाब की कलमें और मुर्गी के अंडे। चूंकि ये प्रजनन के संदर्भ में पूछा गया है, तो देखिए आलू की कलिका से एक नया आलू बन सकता है, गुलाब की कलम से एक नया गुलाब बन सकता है और मुर्गी के अंडे में से मुर्गी निकलेगी। तो इस प्रकार से ये तीनों हैं जो प्रजनन के द्वारा अपनी अगली संतति को जन्म दे रहे हैं। परंतु आम के पेड़ की जड़ें ये प्रजनन के संदर्भ में इन तीनों से अलग हैं। क्योंकि हमें विषम ही चुनना है, तो हम विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला रिक्त स्थान है कि गिल्स मछलियों को पानी में घुले
खालिस्तान का उपयोग करने में मदद करती हैं। तो गिल्स मछलियों को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करती हैं। नंबर 2, महासागरों के जीव खालिस्तान पानी से घिरे होते हैं। तो महासागरों के जीव खारे पानी से घिरे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ सामान्यतः खालिस्तान होते हैं। पेड़ कैसे होते हैं? शंक्वाकार। नंबर 4, जलीय पौधों का तना खालिस्तान और खालिस्तान होता है। तो जलीय पौधों का तना खोखला एवं हल्का होता है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप अपने आसपास देखेंगे कि आपको कुछ सजीव और कुछ निर्जीव दिखाई देंगे। जो भी आपको दिखाई देते हैं आप देख करके लिख सकते हैं, सजीवों के नाम और निर्जीवों के नाम। जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं आप इन्हें भी लिख सकते हैं। यही हमें अपने आसपास दिखाई देंगे। इसके अलावा भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको वन में पाए जाने वाले कुछ जंतु एवं कुछ पौधों के नाम लिखना है। तो वन में पाए जाने वाले जंतु जैसे शेर, लोमड़ी, बाघ, तेंदुआ। कुछ आप वृक्षों के नाम भी दे सकते हैं, जैसे आम, बबूल। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में भालू, पांडा, मृग, हिम तेंदुआ, आक, पाइन। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, सर्प, चूहा, गिलहरी, नागफनी, घास। समुद्र में मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, शैवाल, समुद्री घास। इसी प्रकार से आप अन्य स्थान में पाए जाने वाले जो जंतु और कुछ पौधे हैं या वृक्ष हैं उनके नाम दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से आप शिशु को जन्म देने वाले जंतु जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, मनुष्य आदि इनके उदाहरण दे सकते हैं। और अंडे देने वाले जैसे मुर्गी, चिड़िया, छिपकली, बत्तख, कोयल, कौआ आदि इनके नाम दे सकते हैं जो कि अंडे देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें पूछा गया है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है उसे कहते हैं अनुकूलन। तो इस प्रकार से आप अनुकूलन लिख सकते हैं कि अनुकूलन क्या है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहां जीव ना पाए जाएं। तो देखिए, अत्यधिक गर्म, शुष्क एवं अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका, ज्वालामुखी क्षेत्र आदि ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां जीव उपस्थित ना हो, परंतु हम क्लियरली बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, हो सकते हैं ऐसे स्थान। प्रश्न क्रमांक 7, आवास किसे कहते हैं। स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को 2 उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। तो देखिए, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अब हम बताएंगे कि स्थलीय आवास स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास स्थलीय आवास कहलाते हैं। अब स्थलीय आवास में जैसे वन हो सकते हैं, घास के मैदान हो सकते हैं, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकते हैं, ये स्थलीय आवास में आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम बताएंगे जलीय आवास। तो जो सजीव जल में निवास करते हैं वह उनके लिए जलीय आवास होता है। जैसे अब जलीय आवास में नदियां, झील, समुद्र ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जियां, चट्टान, पालक, मेथी, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष, इन सभी को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत करना है। तो देखिए, इनको आप जैविक घटकों में वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैविक घटक जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा, मनुष्य, पेड़, सब्जियां, पालक, मेथी, वृक्ष, ये सभी क्या है जैविक घटक। परंतु अजैविक घटक में क्या आ जाएगा, रेत, चट्टान, प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी आ जाएंगे अजैविक घटक में। तो इस प्रकार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पूछा गया है कि ऊंट
के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं? कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। तो देखिए, ऊंट के पैर, सबसे पहले ऊंट के पैर लंबे होते हैं एवं पंजे हैं जो उसके गद्देदार होते हैं। ऊंट के पैर, हम जानते ही हैं कि ऊंट के पैर लंबे होने से ऊंट का जो शरीर है पूरा वो ऊपर हो जाता है, जिससे रेत की गर्मी से वह दूर रहता है, और पंजे गद्देदार होने से ऊंट के पैर रेत में धंसते नहीं हैं। इसी प्रकार से मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात जो ऊंट है मूत्र विसर्जन बहुत कम करता है, जिससे कि उसके शरीर की जो जल की हानि है वो कम होती है। मल शुष्क होता है, ऊंट का जो मल होता है वो शुष्क होता है, इससे भी पानी की हानि नहीं होती है। ऊंट को पसीना नहीं आता, यदि पसीना आएगा तो जल की हानि होगी, तो इस प्रकार से ऊंट को पसीना नहीं आता है। बिना पानी पिए ऊंट अनेक दिनों तक रह सकता है। जो ऊंट का शरीर है इस प्रकार से पानी की हानि को रोकता है, और इसी कारण से ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। तो ये सारे जो अनुकूलन हैं वो ऊंट में पाए जाते हैं, और इसी कारण से ऊंट मरुस्थल में रह सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि हम मैदानों में रहते हैं, यदि हम मैदानों में रहते हैं एवं कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे? ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो देखिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही पहाड़ों पर चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने में एवं व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेगा, अर्थात अनुकूलित हो जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, इसी में अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल ये ऐसे जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए, यहाँ पर आप सांस शब्द पूरा लिख लीजिएगा, जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इनमें श्वसन के लिए नासा द्वार अथवा वात छिद्र पाए जाते हैं, जो समय समय पर समुद्र की सतह पर आकर ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें पूछा गया है कि क्या मूंगफली एवं गेंदा की तरह सिंघाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हम बताएंगे कि सिंघाड़े को मिट्टी में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि यह जलीय आवास में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अब जलीय पौधों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनकी जड़ें हैं जो वो छोटी होती हैं, किनकी? जलीय पौधों की। इनकी जड़ें छोटी होती हैं, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है ताकि ये पानी में आसानी से तैर सकें। जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित रहती हैं और पत्तियों पर मोम जैसी परत चढ़ी रहती है, ताकि ये जो पत्तियां हैं इन पर पानी ज्यादा देर तक ठहर ना सके और ये सड़ ना सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 12। इसमें पूछा गया है कि चित्र में दी गई आकृति के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इनकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, हम यदि इस चित्र को देखेंगे तो हमें ये जो वृक्ष है, हमें शंकु के आकार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार शंकु आकार के वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों की विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। पौधों की निम्न विशेषताएं होने से वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है, अर्थात इन पर रुक नहीं पाता है।
तो इस प्रकार से आप पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति की विशेषताएं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है? क्या हम भी इसी तरह कृत्रिम रूप से अपने शरीर को भी किसी मौसम में अनुकूलित कर सकते हैं? तो देखिए, हाँ, हम भी अपने शरीर को ठंड के मौसम में कृत्रिम रूप से अनुकूलित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कृत्रिम रूप से ये हम ऊन से बने स्वेटर एवं कंबल आदि का प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग कर शरीर को गर्म रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म रह सके एवं ठंड से बचाव हो सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। इसमें पूछा गया है कि सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं दो लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो सजीवों के लक्षण हैं, इनमें सजीवों के में वृद्धि, श्वसन, उद्दीपन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति आदि ये सारे जो लक्षण हैं ये सजीवों के होते हैं। हमें दो लक्षणों का विस्तृत वर्णन करना है, जिसमें हमने नंबर 1 पर ले लिया श्वसन। तो श्वसन क्रिया सभी सजीवों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि पौधों में इसके विपरीत होता है। गैसों के आदान प्रदान का तरीका सभी सजीवों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्वसन की क्रिया सभी में होती है। इसके बाद उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन में विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं और सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन की क्रिया सभी सजीवों में होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं उत्तर को। प्रश्न क्रमांक 15। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति करना क्यों आवश्यक है? तो चलिए हम देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं में तीव्र गति आवश्यक होती है, जिससे वे अन्य जंतुओं या मनुष्यों का शिकार ना बन सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। भोजन की तलाश के लिए इनमें तीव्र गति सहायक होती है। तो इस प्रकार से आप जो ये प्रश्न है इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक, हाँ देखिए, हमने सभी प्रश्न देख लिए हैं। अब यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य की शुरुआत होती है, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 है कि अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी इस सूची अनुसार एकत्रित कीजिए। तो आप इस प्रकार से अपने आसपास के जंतुओं की सूची तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको जंतु का नाम लिखना है, उसका आवास लिखना है, वो शाकाहारी है, मांसाहारी है अथवा सर्वाहारी है ये बताना है, और उसमें गति कैसी होती है, वो तैरता है, रेंगता है या फिर चलता है। तो इस प्रकार से आप ये जो हमारे सामने सारणी दी गई है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2, इसमें आपको क्या करना है कि निम्न विशेषताओं के आधार पर, यहाँ पर हमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनके आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करना है। तो देखिए, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और गति, इस प्रकार से आप ये जो सारणी है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपको करना है। और इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न देख लिए, प्रोजेक्ट कार्य भी देख लिया कि हम किस प्रकार से इनके उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।